बात याद रखना, अगर कोई रे किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली टकराए तो अगर रिफ्लेक्शन है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, आपको पता है, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन है तो वो एकदम सीधा जाएगा, वो बेंड नहीं करेगा। तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो बेस कितना होगा? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 करोगे। 90% केस में रेयर मीडियम आपको एयर देगा, जैसे ग्लास से एयर में, चाहे वाटर से एयर में अगर कोई लाइट रे जा रहा हो, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यार, हम जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, रिफ्रैक्शन के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, ठीक है। तो देखो, क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तभी वैलिड होता है जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा हो। याद रखना बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल इज ओनली वैलिड फॉर रे विच इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर मान लीजिए रे रेयरर से डेंसर में आ रहा हो, क्रिटिकल एंगल का कोई कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है। अगर हमने इस रे को थोड़ा और इधर की तरफ घुमाया, इसका मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा किया, तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं, तो थोड़ा सा और घुमाओगे तो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल हो गया। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल हो जाए, बच्चों उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं प्यार से क्रिटिकल एंगल, और इसको डिनोट करेंगे आईसी से। कहीं कहीं थीटा सी से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग आईसी से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई इसलिए क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। अब सवाल है बच्चों कि हम इसको क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने इस रे को फर्दर थोड़ा और इधर की तरफ मूव करा दिया तो ये जो रे है वो इसी मीडियम में वापस लौट आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये अब रिफ्रैक्टेड रे नहीं, ये अब रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन की मौत हो गई। तो हम लोग बोलेंगे कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, रे थोड़ा सा भी इधर जाएगा ना तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार हमने समझा कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रहा हो और रिफ्रैक्टेड रे अगर सरफेस के पैरेलल हो जाए, या यूं कहें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हम उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अच्छा बच्चों, अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहें तो आप जानते हैं स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे? म्यू डी साइन आई सी, ठीक है। म्यू डी साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे म्यू आर साइन 90 डिग्रीज, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप इस म्यू डी को नीचे लेके जाते हैं तो बच्चों साइन आई सी क्या मिलेगा आपको? तो साइन आई सी मिलेगा म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। इज इट क्लियर बच्चों? R स्टैंड्स फॉर रेयरर, D स्टैंड्स फॉर डेंसर, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको रटने टाइप का याद कर लें, और कभी भी देखो कोई भी चीज याद करना होगा ना तो लिख के याद करना है। ऐसे सिर्फ मुंह से रटोगे तो फिर कुछ दिन में भूल जाओगे। 2 4 5 बार लिख के रट लोगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है बच्चों। बोलो साइन आई सी कितना होता है? तो साइन आई सी यानी क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या है कि बच्चों ज्यादातर केसेस में रेयरर मीडियम के रूप में ना आपको एयर देगा। 90% केस में रेयरर मीडियम आपको एयर देगा, जैसे ग्लास से एयर में, चाहे वाटर से एयर में अगर कोई लाइट रे जा रहा हो, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यार, हम जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए कुछ म्यू मान लेते हैं, ठीक है। अरे ऊपर वाला तो एयर है ना, तो इसका हम लोग म्यू मान लेते हैं, यानी म्यू ऑफ डेंसर जस्ट म्यू ले लिया हमने। तो आप बताइए ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे और म्यू ऑफ डेंसर की जगह पे हम म्यू रखेंगे। इसका मतलब हुआ साइन आई सी हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। अगर एयर है रेयरर मीडियम के रूप में तो बच्चों साइन आई सी जो होगा वो होगा 1 अपॉन म्यू। लेकिन अगर रेयरर मीडियम कुछ और है, डेंसर कुछ और है, तो उस केस में साइन आई सी की वैल्यू होगी म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो पहले खुद से। किया तुमने? चलो ठीक है।
तो बच्चों कहता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। अच्छा, तो पेयर बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि दो मीडियम होंगे, और क्रिटिकल एंगल बोल रहा है कि 45 डिग्री है। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, ऊपर वाले को रेयर और नीचे वाले को डेंसर मान लेते हैं, और क्रिटिकल एंगल यानी आईसी की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो रे है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। सही है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया आर इन द रेशियो। अच्छा, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का आपको रेशियो चाहिए। इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस होता है, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, ये तो दिया ही नहीं है। अरे बच्चों, तो रे पहले जिस मीडियम में था वो फर्स्ट मीडियम होगा, ये फर्स्ट मीडियम होगा, और बाद में जिसमें वो जाना चाह रहे हैं उसको हम सेकंड मीडियम बोलेंगे। तो चलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू1 कह देते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू2 कह देते हैं, और हमसे पूछ रहा है कि म्यू1 बाई म्यू2 कितना होगा। क्लियर है। तो क्या करे यार बच्चों, तो वही करे जो हमको आता है। हम जानते हैं कि अगर हमको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है तो साइन आईसी की वैल्यू होती है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, और आप जानते हैं इस केस में आईसी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। म्यू ऑफ रेयरर कितना होगा बच्चों, तो म्यू ऑफ रेयरर को हम म्यू2 लिखेंगे और म्यू ऑफ डेंसर को हम म्यू1 लिखेंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया आपका म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1। लेकिन आपको म्यू1 बाई म्यू2 चाहिए, तो आप इसको पलट लेंगे तो आपको म्यू1 बाई म्यू2 मिलेगा √2। इज इट क्लियर बच्चों? सही है। तो √2 आंसर कौन सा होगा, तो यही होगा, √2/1 लिखा हुआ है, मतलब तो √2 ही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, किया तुमने? चलो देखते हैं। कहता है क्रिटिकल एंगल फॉर अ डेंसर रेयरर इंटरफेस इज 45 डिग्री। अच्छा, ये तो पुराना वाला ही केस हो गया बच्चों। तो मान लो कि नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यानी आईसी दिया हुआ है 45 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्रीज। द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज इतना। अच्छा, तो इस रेयरर मीडियम में बच्चों लाइट की जो स्पीड है, मतलब मैं कह सकता हूँ ना वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम जो है वो कितना है, तो 3 × 10⁻, अरे यार ये तो एयर है, एयर में लाइट की स्पीड इतनी होती है ना बच्चों। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, मतलब आपको बताना है कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितना होगा। ठीक है, तो यार वेलोसिटी पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्या करें हम। तो मैंने क्या कहा कि जब कुछ ना समझ में आए तो वही करो जो तुम कर सकते हो। और क्रिटिकल एंगल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि साइन आईसी जो होता है वो होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। ठीक है, अब यार आईसी की वैल्यू तो 45 है, इसका मतलब हुआ साइन 45 डिग्री जो होगा म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर होगा। अच्छा बच्चों, यार हमको म्यू का रिलेशन थोड़े चाहिए, हमको तो वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। तो याद करो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि ऐसे सिचुएशन में म्यू और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ कि v1/v2 जो होता है, याद करना बच्चों, μ2/μ1 होता है, ये हमने पढ़ा था। अरे बोलना यार, सही है। तो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी का रेशियो, तो μr/μd की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह पे लिखेंगे vd/vr। क्लियर है, vd/vr लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो बच्चों ये रेयरर मीडियम का तो हमको दिया है, तो इसको उधर भेज दो। तो यानी वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम हो जाएगा वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय √2। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है कि एक सेकंड रुकना। हाँ, अब क्या है कि हम वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी इन रेयरर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय √2। बच्चों सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप इसको रैशनलाइज कर लें। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितना होगा। तो ये तो 3/√2 मिलकर 2 हो जाएगा, ऊपर में √2 आ गया, और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 × √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों। अच्छा एक काम करते हैं ना, 3/2 कर लेते हैं। तो 3/2 जो होगा, 3/2 जो होगा वो कितना होगा, 1.5 होगा। सही है, इंटू √2 की वैल्यू 1.414, तो रहने दो 1.4 ही रहने दो, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 15 × 14 करना है,
तो 15 इंटू 10 होगा 150 और 15 इंटू 4 होगा 60, यानी 210। तो मिला जुला के ये आ जाएगा 2.10, मतलब इसके हिसाब से इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2.1 के आसपास में तो यही दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने √2 की वैल्यू 1.414 नहीं ली है। अगर 414 लेते तो एग्जैक्ट इतना आ जाता है। तो एक्चुअली उतना करने की जरूरत है भी नहीं बच्चों। ऐसे कैलकुलेशन में हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल में हम बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे और देख लेंगे कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर्स काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो पॉज करो वीडियो, ट्राई करो फिर से। किया आपने? अरे ईमानदारी से करना बच्चों यार, ठीक है। चलो, लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया M1 एंड M2 विथ स्पीड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो बच्चों दो मीडियम है M1 और M2, तो चलो ना इसको कह देते हैं M1 और इसको कह देते हैं M2। इज इट क्लियर? अच्छा, M1 में स्पीड है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और M2 में स्पीड है उतना। तो एक चीज़ है बच्चों, चूंकि M1 में स्पीड कम है और M2 में स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब M1 डेंसर होगा। अरे बोलना यार, स्पीड कम है मतलब डेंसर होगा, तो ये डेंसर होगा और ये रेयरर होगा। बोलो बच्चों, सही है। कहता है द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज कितना। आपको क्या पता करना है? तो आपको क्रिटिकल एंगल पता करना है कि मतलब IC की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि साइन IC जो होता है वो होता है म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। ठीक है, और चूंकि यहाँ म्यू का जिक्र नहीं है, यहाँ वेलोसिटी का जिक्र है। अरे बोलना यार, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से हमको देखो बच्चों साइन IC मिलता है कितना बताओ? तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। अच्छा, साइन IC ही तो हमको निकालना है, तो आप तो इसको छापते रहें। वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितना है? तो ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम कितना है? तो बच्चों वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, डेसिमल को उड़ा के इसको तो 15/20, तो आई थिंक 5 से कटेगा, तो ये 3 और 4 बार में जाएगा। तो बच्चों साइन IC की वैल्यू हो गई 3/4। इसका मतलब IC होगा साइन इनवर्स 3/4। साइन को आप उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो IC की वैल्यू हो गई बच्चों साइन इनवर्स 3/4। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अरे यार, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। साइन इनवर्स में एक है ही, और वो भी 2/3 दिया हुआ है, ये तो 3/4 आ रहा है। तो कुछ गलती हुआ है क्या इधर? गलती तो नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, अब साइन वाला तो मैच नहीं कर रहा है, तो कॉस और टेन वाला निकाल के देख लेते हैं। तो हम ना इस वाले इक्वेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का सहारा लेते हैं और यहाँ से हम कॉस और टेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हम तो पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं IC, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो बेस कितना होगा? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 करोगे, 16 माइनस 9 करोगे, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा, तो अंडर रूट 7 आएगा। अब यहाँ से आप ना कॉस IC निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए कॉस IC। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब हुआ √7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से IC की वैल्यू आ रही है कॉस इनवर्स √7 डिवाइडेड बाई 4, एंड आई थिंक ये भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अब हमको 10 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों 10 IC कितना होगा? तो वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 3/√7। ठीक है, तो यहाँ से IC की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/√7। इज इट क्लियर? तो ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन यही है। और वैसे भी एक हिंट था बच्चों इस क्वेश्चन में, tan 2 बार दिया है।
और साइन और कॉस एक एक बार दिया है, तो जाहिर सी बात है tan के सही होने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए 2 बार दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतना आने के बाद भी जब आप ऑप्शन को मैच करेंगे, ऑप्शन में सही आंसर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आप छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया। आपने निकाला साइन के टर्म में, पूछ दिया हुआ है tan के टर्म में। ठीक है, तो इन सब ट्विस्ट से थोड़ा बच के रहिए, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, करो वीडियो पॉज। देखो, बेईमानी नहीं किया तुमने, चलो भरोसा कर लेता हूं मैं तुम पे। हाँ, तो आईआईटी का एक क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें एंटर करेगा, फिर इसमें एंटर करेगा, है ना। लेकिन वो इसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। ये साफ साफ पढ़िएगा तो इसमें दिया होगा कि ट्रेवलिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना जल्दी आगे बढ़ो यार, द एंगल ऑफ, अच्छा, बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। मतलब ये जो भी बीम है बच्चों, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जैसे भी करके जाए, ये इसमें नहीं जा पा रहा है, जस्ट मिस कर रहा है। तो जस्ट मिस करने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो सरफेस के पैरेलल हो जा रहा होगा, है ना बच्चों। तभी तो हम बोलेंगे ना कि जस्ट थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो उधर चला जाता, लेकिन नहीं जा रहा है। तो यार हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस। तो यार ये सारे जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम किसी भी 2 पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं बच्चों। अरे रे सरफेस के पैरेलल हो गया तो इस वाले मीडियम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप ना डायरेक्ट यहाँ और यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए। तो यहाँ के लिए आप क्या लिखिएगा, एन नॉट साइन थीटा, एन नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ के लिए क्या लिखोगे, तो बच्चों एन नॉट बाई 8 साइन 90 डिग्री, भाड़ में गया बीच वाला मीडियम, देखा था ना बच्चों यार हमने। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एन नॉट बाई 8 और लिखेंगे साइन 90 डिग्री, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। चलिए ठीक है, एन नॉट से एन नॉट भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको साइन थीटा मिलता है 1/8 और थीटा मिलता है साइन इनवर्स 1/8। तो कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बी नंबर ऑप्शन है, साइन इनवर्स 1/8। क्या बोलते हो यार, कितना सिंपल सवाल है ये। ठीक है, चलो, ये जेई मेन 2025 का सवाल है बच्चों, तो ट्राई करो यार पहले खुद से, देखो दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है अ हेमीस्फेरिकल वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अच्छा, तो ये कोई बर्तन है और इसमें एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक, अ स्मॉल कॉइन इज केप्ट एट लोएस्ट पॉइंट ओ ऑफ द वेसल एज शोन इन द फिगर। एक छोटा सा कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द पर्सन कैन सी द कॉइन फ्रॉम पॉइंट ई। अच्छा, एक पर्सन शायद ई पॉइंट पे है, तो समझो ना इसकी आंख यहाँ पर है बच्चों, और वो इस कॉइन को देखना चाह रहा है। तो कहता है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करें बच्चों हम, तो देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ। इस कॉइन में से बहुत सारा रे निकलेगा, ठीक है, तो एक रे निकलेगा जो सीधा जाएगा वो बिल्कुल सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ा आपको समझा दूँ, ये मैं इधर बता देता हूँ, इसको भी आप अपने नोट्स में जगह दे देना बच्चों, कि अगर कोई रे एकदम परपेंडिकुलरली आके टकराता है किसी भी मीडियम से, तो बच्चों अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल भी तो इसी लाइन पे आएगा ना, यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये मान लो μ1 है और ये मान लो μ2 है, तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, μ1 और यहाँ पर एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अरे बोलो ना यार, आई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो लिखोगे μ1 साइन आई की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू μ2 साइन, सॉरी बच्चों, μ2 साइन आर, और हमको यही आर निकालना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो यार एक बार अगर ये चीज़ 0 हो गया तब तो ये पूरा ही 0 हो गया, μ2 भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो मिला जुला के साइन आर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब आर भी 0 हो जाएगा। तो आर 0 होने का मतलब हुआ रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल पे ही होगा, तो इट मीन्स कि बच्चों रिफ्रैक्टेड रे इसी लाइन पे होगा। तो एक बात याद रखना, अगर कोई रे किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली टकराए तो अगर रिफ्लेक्शन है
तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, आपको पता है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन है तो वो एकदम सीधा जाएगा, वो बेंड नहीं करेगा। क्लियर? एकदम परपेंडिकुलरली टकराए तो वो बेंड नहीं करेगा बच्चों, सही है ना। अब देखो क्या है कि जो रे यहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इधर घूमेगा, जो रे यहाँ जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा घूमेगा, और जो रे यहाँ जाएगा इसी की सबसे ज़्यादा संभावना है यहाँ तक पहुँचने की। नहीं समझे? अगर म्यू को हम बहुत कम रखें ना, तो हम वो रे ढूंढेंगे जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि प्लीज़ भाई मुझको ये वाली चीज़ को दिखाना है इस इंसान को, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। आप बताइए सबसे ज़्यादा मदद कौन सा रे करेगा? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, या ये करेगा? तो ये करेगा। तो हम ना यहीं पे कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, हम यहीं पे कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। चलिए हम बाकी सबको डिलीट मार देते हैं बच्चों, है ना। और चूंकि म्यू तो हमको मिनिमम ना रखना है यार, बहुत कम म्यू है, तो हम उस रे की शरण में जाएंगे जिसके मुड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा है बच्चों। तो यही वाला रे सबसे ज़्यादा संभावना है मुड़ने की, ठीक है। अब इस केस में बच्चों ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो तो 90 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तो IC होगा एक तरीके से देखा जाए। तो बच्चों क्या है कि अगर हम देखें कि ये कितना है, तो ये तो R है, रेडियस है, और इवन ये भी रेडियस है, तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये जो IC होगा, ये जो बच्चों IC होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, तब तो ये पूरा 90 बनेगा ना। अरे यार ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होना चाहिए। तो हमको पता चल गया IC की वैल्यू कितनी है, तो 45 डिग्री है। तो हम जानते हैं साइन IC इज इक्वल टू होता है 1/μ। क्योंकि बच्चों ऊपर में एयर है तो 1/μ लिखना। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/μ। बच्चों साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, 1/μ, और यहाँ से म्यू आपको मिलेगा √2। इज इट क्लियर? तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो √2 होगी, सही है ना। क्लियर है? ठीक है। यही से क्यों रे हमने भेजा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप रे यहाँ पर भेजेंगे ना तो उसके मुड़ने की संभावना कम है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहेगा। बोलो बच्चों, लेकिन इसके मुड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी को पहुंचाएंगे उसकी आंख तक। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इसका खूब यूज होने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है, जिसको हम प्यार से TIR भी कहते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।